सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट। किसी ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास लेना है बच्चों हम लोगों को। अब ये जो ट्रायंगुलर प्लेट हो सकती है बच्चों, दिस में बी ऑफ वेरियस टाइप। हो सकता है कि वो जो ट्रायंगुलर प्लेट है बच्चों वो एक सैलिन ट्रायंगल हो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, दैट मे बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज वेल। सो हम लोग बच्चों एक बड़ा सिंपल सा केस लेते हैं जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ कि लेट मी सपोज कि साहब इसके जो बेस है बच्चों उसकी लेंथ b है और इसकी जो हाइट है बच्चों वो h है। हाइट इसकी कितनी है, h है, और बेस की लेंथ कितनी बच्चों b है। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। सपोज कीजिए बच्चों ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये y एक्सिस मान लेते हैं। अब हमने इसे x एक्सिस नाम दे दिया, इसे y एक्सिस नाम दे दिया। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी, नेचुरल सी बात है बच्चों, ये जो है ये हो जाएगा ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में हमको बतानी है। अब एक बात तो हम समझ सकते हैं बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट वुड बी लाइंग ओवर द वाई एक्सिस, बिकॉज जितना मास उसके इस तरफ है उतना ही मास इस तरफ है। सो बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्री बच्चों सेंटर ऑफ मास वुड बी डेफिनेटली लाइंग ओवर दिस लाइन। अब ये जो है बच्चों इसकी हाइट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें h, इसके बेस की लेंथ हमको दे रखी है b, और हमें इतना कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास साहब निश्चित रूप से अवश्यम भावी रूप से y एक्सिस पे लाई करेगा, बिकॉज y एक्सिस का अबाउट ये सिमेट्रिक है। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक पतली सी इस तरह की एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं। ये लीजिए, मैं इस तरह की एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेता हूँ बच्चों। मैंने इस तरह की एक स्ट्रिप ले ली, कुछ ऐसी स्ट्रिप ली बच्चों जिसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है y और इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो है dy। मैंने एक पतली सी स्ट्रिप एज्यूम करी जो यहाँ से y दूरी पर है, जिसकी थिकनेस बच्चों dy है, और ये जो ट्राइंगल है बच्चों ये ट्राइंगल है ABC। इस तरह का ट्रायंगल दे रखा है, और ये जो लेंथ है बच्चों इसे सपोज कर लेते हैं, चलिए साहब DE सपोज कर लेते हैं। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों, आप डायग्राम को देखकर एक बात सर्टेनिटी के साथ में कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE जो है बच्चों इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। भाई ये जो छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ADE वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और अगर दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं बच्चों तो उनमें जो सिमिलर काइंड ऑफ साइड्स होती हैं बच्चों उनका रेशो सेम होता है। सो व्हाट इज द रेशो ऑफ DE वुड बी द रेशो ऑफ BC। बच्चों DE का रेशो और BC का रेशो जो होगा वो रेशो किसके बराबर होगा, दैट रेशो वुड बी इक्वल्स टू बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है। सो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों दैट वुड बी h माइनस वाई अनडाउटेडली। भाई अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की y है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो h माइनस वाई होगी। सो h माइनस वाई, और पूरे वाले ट्रायंगल का अगर एल्टीट्यूड देखा जाए बच्चों तो वो है h। आई रिपीट बच्चों, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना होगा h माइनस वाई, और बड़े वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो होगा बच्चों वो h होगा। नाउ समबडी में रेज अ क्वेश्चन, कोई बंदा यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकता है कि सर देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h माइनस वाई नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों, तो सर देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y और फिर उसमें ये dy भी तो जोड़ेंगे, उसके बाद में बाकी डिस्टेंस आएगी। भाई अगर देखा जाए तो कायदे से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कायदे से ये डिस्टेंस होना चाहिए h माइनस वाई प्लस डी वाई, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है साहब वो होगी ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाले डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, मतलब y प्लस डी वाई को आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन वही घिसी पिटी सी बात है बच्चों कि हम लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस लेते हैं dy वो इनफाइनाइटली स्मॉल होती है, अनंत रूप से सूक्ष्म। सो यहाँ से यहाँ तक कोई एबनॉर्मल अप्रिशिएबल चेंजेस नहीं आएंगे, उन्हें डिस्कार्ड कीजिए। सो बच्चों यहाँ पर आपके पास में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड की लेंथ और इस वाले की लेंथ और इक्वल्स टू बच्चों h माइनस वाई अपॉन h आ जाएगा, और इस तरीके से DE की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, DE की वैल्यू आ जाएगी BC, और BC की लेंथ जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है बच्चों BC की जो लेंथ आई है वो थी B, हम लोगों ने B दे रखी बेस की लेंथ। तो ये हो जाएगा बच्चों ये B ऊपर चला जाएगा B अपॉन h इंटू h माइनस वाई, ये हो गया बच्चों DE की लेंथ। अब ये जो DE की लेंथ तो आ गई बच्चों, अब इस स्ट्रिप का एरिया निकालिए, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेथ। अरे भाई मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया होगा बच्चों इसकी लेंथ इनटू इसकी ब्रेड्थ। इट इज अ रेक्टेंगल, आप देख सकते हैं सामने ही आपको दिखाई दे रहा है वो एक रेक्टेंगल है साहब। तो DE की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी साहब, DE की लेंथ आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू B ओवर H इंटू कितना बच्चों h माइनस वाई,
और साथ में ये dy। सो दिस इज द लेंथ सॉरी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना है बच्चों, डी की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, b अपॉन h इंटू एच माइनस वाई इंटू दिस। ये आ गया बच्चों। नाउ अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर मैं कुछ सपोज करता हूं। लेट अस सपोज, हमने माना कि लेट अस सपोज मास डेंसिटी, यहाँ जो है बच्चों ये जो प्लेट जिस भी किसी मटेरियल की बनी है, एज्यूमिंग इट टू बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एवरीवेयर, एज्यूमिंग इट टू बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल एवरीवेयर। लेट अस सपोज मास डेंसिटी, यहाँ जो मास डेंसिटी मतलब उसके मतलब है बच्चों यूनिट एरिया का जो मास है, यूनिट एरिया का जो मास है बच्चों। लेट अस सपोज दैट मास डेंसिटी इज सिग्मा। मैंने माना कि वो मास डेंसिटी बच्चों सिग्मा है। तो ये जो स्ट्रिप आपने लिए बच्चों, इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया, भाई यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। सिंपल सी बात है बच्चों। और यूनिट एरिया का मास कितना बच्चों, यूनिट एरिया का मास सिग्मा हमने सपोज करा है, और इसका जो एरिया है बच्चों दैट इज b बाय h इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। सो दिस इज द मास ऑफ दैट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब ये उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का ये मास आ गया बच्चों। अब सेंटर ऑफ मास की अगर हमें y पोजीशन निकालनी है तो वो क्या होगी बच्चों, इंटीग्रेशन y डी एम ओवर इंटीग्रेशन डी एम। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी बच्चों वो इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन डी एम आ जाएगी। और चलिए साहब हम लोग यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग दें तो देखिए इसका ये जो डिस्क है आपके पास में, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। एक्चुअली वाई यहाँ पर क्या होती है बच्चों, डी एम की वाई पोजिशन होती है, डीएम की वाई पोजीशन होती है, बशर्ते वो एक पॉइंट मास एक पार्टिकल मास हो। लेकिन अगर वो पॉइंट मास ना भी हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वो जो भी आपके पास में बॉडी दे रखी होगी उसके सेंटर ऑफ मास के वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। तो उसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट बच्चों बाई चांस यहीं आएगा जहां पर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। और डीएम की वैल्यू अगर आप देखें बच्चों, देन यू कैन सी इट इज सिग्मा बी ओवर एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। ये कुल आ गया आपके पास। और डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, डीएम, दिस इज सिग्मा बी अपॉन एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। ये कुछ आया। और अब इसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे बच्चों, हम इसको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो देखिए ये जो हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहे हैं, पहली स्ट्रिप हम यहाँ लेंगे, दूसरी स्ट्रिप हम यहाँ लेंगे, तीसरी हम यहाँ लेंगे, चौथी हम यहाँ लेंगे, और आखिरी स्ट्रिप हम बच्चों ऑब्वियसली यहाँ लेंगे। फर्स्ट स्ट्रिप आई वुड टेक हियर, देन हियर, देन हियर, then here and finally here. नेचुरल सी बात है बच्चों। सो आई वुड स्टार्ट राइट एट द बॉटम एंड विल मूव अप टू द टॉप मोस्ट लेवल। बच्चों मैं सबसे यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ तक जाऊंगा। जब मैं यहाँ लूंगा तो y की वैल्यू 0 होगी, और जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो y की वैल्यू h होगी। लाइकवाइज मैं वही काम बच्चों यहाँ पर भी करूंगा। भाई मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा। पहली स्ट्रिप बच्चों मैं यहाँ लूंगा और सबसे आखिरी स्ट्रिप में यहाँ लूंगा। तो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल गो टू दियर, इट इज वाई लिमिट वुड बी फ्रॉम 0 टू h। अब यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू y। सो y को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो कांस्टेंट लीजिए साहब, ये हम लोग यहाँ पर सिग्मा को बाहर निकाल देंगे, b को बाहर निकाल देंगे, h को बाहर निकाल देंगे। और लिमिट बच्चों 0 टू h है, और y इंटू एच बच्चों h इंटू वाई है, माइनस y इंटू वाई स्क्वायर है इंटू डी वाई। बच्चों आई रिपीट, h इंटू वाई माइनस वाई इंटू वाई, और अपॉन में भी वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, सिग्मा b अपॉन h, और लिमिट जो है बच्चों वो 0 टू h, और ये है बच्चों h माइनस वाई डी वाई। अभी ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये लीजिए साहब, अब यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। ये तो हो गया h और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट जो है बच्चों वो 0 टू h होगी। भाई आई रिपीट, ये h है, और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू h, और फिर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों y क्यूब बाय 3 होगा, लिमिट अगेन इसकी 0 टू h होगी। मैं h और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, और y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3, और अपॉन में बच्चों ये हो जाएगा h y, लिमिट 0 टू h है। भाई h का इंटीग्रेशन h y, लिमिट 0 टू h, और y का इंटीग्रेशन बच्चों y स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर भी लिमिट 0 टू h।
होप आपको बात समझ में आई है। भाई देखिए एच वाई का वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3, यहाँ पर एच का एच वाई और वाई का वाई स्क्वायर बाय 2। अभी लिमिट पुट करना बाकी है बच्चों, लिमिट पुट करते हैं। चलिए एच बाय 2 तो कांस्टेंट हो गया और वाई की जगह पर बच्चों क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 स्क्वायर। फिर बच्चों ये 1/3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एच क्यूब माइनस 0 क्यूब और डिनोमिनेटर में बच्चों एच, यहाँ पर बच्चों एच माइनस 0 और यहाँ पर बच्चों एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल मैथमेटिक्स लगाया है, h बाय 2 फिर वाई की जगह h, वाई की जगह 0, फिर वाई की जगह h, वाई की जगह 0। अब क्या होगा बच्चों, जरा गौर कीजिए। न्यूमरेटर में आपके पास में बन जाएगा बच्चों h इंटू एच स्क्वायर, मतलब एच क्यूब बाय 2, एच क्यूब बाय 2 और ये कितना बच्चों, एच क्यूब बाय 3 और यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 2। हमारे पास में कुछ ऐसी कहानी आएगी और फिर यहाँ पर हम इसको देखें बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में आप एलसीएम वगैरह लेकर इत्मीनान से सॉल्व करके देखिए, यू विल फाइंड दिस इज एच क्यूब अपॉन 6, ये एच क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर अपॉन 2 और इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे। आई वुड फाइंड ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, देखिए ये क्या आ जाएगी, एच क्यूब बाय 6 आ गया, ये एच स्क्वायर बाय 2 आ गया और इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, यू विल फाइंड दिस इज एच ओवर 3। कितना आ गया, h अपॉन 3। होप मैंने कैलकुलेशन सारे सही करे क्योंकि 2 से 6 जाके बच्चों 3 टाइम्स कैंसिल होगा, फाइनली h बाय 3 आ जाएगा। सो जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा वो समवाट कहीं यहाँ आएगा और इससे बच्चों h बाय 3 की हाइट पर आएगा, h बाय 3 की हाइट पर आएगा। और देखिए एक बात आप लोग जानते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू दी हैवियर मास। अब ऊपर का मास नेचुरली कम है, नीचे का मास नेचुरली ज़्यादा है बच्चों। भाई ऊपर धीरे धीरे प्लेट की थिकनेस कम होती जा रही है ना, सो ऊपर का मास कम होगा, नीचे का मास ज्यादा होगा, इससे सेंटर ऑफ मास इज ऑब्वियसली क्लोजर टू दी हैवियर मास। सो बेस से अगर बच्चों देखा जाए तो वो कितनी हाइट पर होगा, h बाय 3 और अगर टॉप से अगर उसकी हाइट निकाली जाए बच्चों, वर्टेक्स से निकाली जाए, देन इट वुड बी नेचुरली 2h बाय 3। भाई यहाँ से अगर हाइट निकालेंगे तो वो h बाय 3, लेकिन यहाँ से अगर निकालेंगे तो वो 2h बाय 3 आ जाएगी। सो ये एक छोटी सी बात है बच्चों जो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया था बच्चों, सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा का ऐसा ही काम लोग बच्चों हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं। वी कैन गो अहेड विथ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे हम लोग एक काम करूं बच्चों, पहले मैं इसको आपने नहीं किया हो तो इसे आप कर लीजिएगा, और क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं बच्चों। अब अगर मुझे कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा हो, इफ आई एम हैविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन व्हाट आई विल डू, लेट मी सी बच्चों। ये एक आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, और आपको दे रखा है बच्चों कि उसकी साइड की लेंथ जो है वो है a। कितनी लेंथ है बच्चों उसकी, a है। एक बात तो आप समझ सकते हैं बच्चों, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो निश्चित रूप से इस लाइन पर होगा, दैट वुड बी लाइंग समवेयर हियर on this y-axis, because of symmetry what mass is present on right side is present on the left side, so I can say certainly that the center of mass lies over the altitude here on this line. Now अब यहाँ पर होगा बच्चों, अब एक काम कीजिए, अगर इसके साइड की लेंथ a है, खोपड़ी लगाइए जरा थोड़ी सी बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूँ a, इसको मैं नाम दे देता हूँ b, इसको नाम दे देता हूँ c, और इसको नाम दे देता हूँ o। अब वही सारा काम आप कर सकते हो बच्चों जो थोड़ी देर पहले आपने करा। भाई ऐसा ही एक ट्रायंगुलर प्लेट लेंगे, फिर यहाँ पर ऐसी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे, और जो कैलकुलेशन आपने किया वही कैलकुलेशन करेंगे। बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आएगी। तो हाइट कितनी आएगी बच्चों, देखिए एक बात तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस वुड बी a/2। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बिकॉज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज a। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों a/2 होगी। सो ये डिस्टेंस a/2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों AO स्क्वायर की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। बच्चों दिस इज बिकमिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज वी नो दैट अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अगर हमने बाइसेक्ट कराया तो वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर खींचा तो वो बाइसेक्ट करेगा। सो AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर होगा, और AC की वैल्यू कितनी बच्चों, A स्क्वायर, और OC की वैल्यू a/2 का स्क्वायर। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/2। तो सॉल्व करके देखिए बच्चों, इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, इससे आपके पास में OA या AO
की वैल्यू आप हल करके देखिए, क्योंकि अभी ये आपके पास में इसका स्क्वायर आया। नाउ यू विल नीड टू टेक द स्क्वायर रूट, आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा और स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो वो √3a/2 आ जाएगा। तो यहाँ जो हाइट आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी √3a/2, √3a/2 आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको यहाँ खोपड़ी में आ चुका होगा। और वैसे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड की लेंथ मेरे ख्याल से आपको पता होती होगी भैया, √3a/2 होती है। एनीवेज अब जो है बच्चों यहाँ पर हम वही काम करेंगे, हम ऐसे एक स्ट्रिप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हमने जो लिमिट ली थी बच्चों पिछली बार 0 से h, इस बार वो जो लिमिट होगी बच्चों वो √3a/2 होगी, √3a/2 होगी। और बेस की लेंथ जो पिछली बार b ली थी बच्चों वो इस बार बेस की लेंथ a हो जाएगी। बेस की लेंथ इस बार जो होगी बच्चों वो a होगी। हाइट की वैल्यू जो है बच्चों वो √3/2a होगी। और जैसा पिछली बार आप लोगों ने लिमिट 0 to h रखी थी बच्चों, इस बार लिमिट 0 to √3a रखेंगे। बाकी सारा काम वैसा ही होगा जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बच्चों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में कराया। वही का वही सारा कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, आप स्वयं हल करके देखिए बच्चों, आपका आंसर आना चाहिए। और जैसा मैंने यहाँ पर कराया बिल्कुल वैसा का वैसा करके देखिए, ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके देखिए बच्चों, आना चाहिए। और अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास जो आंसर आया बच्चों वो क्या है, उसमें हमने देखा वो कितना आया था बच्चों, h/3 आया था। तो अब h की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चों, दैट इज √3a/2 और अपॉन 3। तो इसको हम हल करके देखेंगे बच्चों, आई वुड फाइंड दिस इज a/2√3, a/2√3 आ जाएगा। मैंने अगर बच्चों √3a/2 से 3 को डिवाइड किया तो √3 से 3 कैंसिल होके √3 बचेंगे और अपॉन में 2 भी आ जाएगा। सो द पोजीशन एट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास वुड बी a/2√3। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये वाला तरीका तो आपको करना है, मैंने आपको बोला है बच्चों वीडियो को पॉज करके करिए और नहीं करा तो ये गलत बात है। ईमानदारी से अपना काम कीजिए तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये नहीं कि ये हमको कोई देख नहीं रहा तो हम अपने मर्जी से जो करना चाहें वो करते चलें। अदरवाइज ये h/3 जो आपके पास में आंसर आया इसे आप सूत्र की तरह याद रख लीजिए और आपका काम हो जाएगा, तब भी आप कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली बच्चों एक इक्विलैटरल ट्राइंगल भी तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई। अगर दो साइड की लेंथ इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस है, तीनों इक्वल होती है तो इक्विलैटरल है। एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये भी हो सकता है बच्चों। चलिए अब ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा एक और क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं बच्चों। अभी हम लोगों को एक कौन सा ट्रायंगल दे रखा था, पहले मैंने एक आइसोसेलेस के लिए कराया बच्चों और मैंने फिर उसके बाद में आपको अभी राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कराया। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल और ले लेते हैं। ये लीजिए साहब, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, कुछ इस तरह की ट्रायंगुलर प्लेट आपको दे रखी है बच्चों। ये लीजिए इस तरह की ट्रायंगुलर प्लेट आपको दे रखी है। ऑब्वियसली प्लेट है मतलब वो सॉलिड मटेरियल ही है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। आपको बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने, बशर्ते कि आपको ये दे रखा है बच्चों कि इसकी जो हाइट है वो है h और इसके बेस की लेंथ जो है बच्चों वो है b। द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज b। इसके आधार की लंबाई जो है बच्चों वो है b, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो हाइट है बच्चों वो है h। फटाफट वीडियो को पॉज करके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए, करिए बच्चों। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही सारा काम करेंगे बच्चों जो थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने आइसोसेलेस के लिए करा। अब हम लोग इसी तरह की बच्चों एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए पिछली बार क्या था, सिमेट्री से हम दोनों केस में वेदर इट वाज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो जो आपके पास वह सेंटर ऑफ मास था वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा था। अब की बार ऐसा नहीं होगा। यहाँ हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, इस तरह की एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेते हैं बच्चों। इससे मैं नाम दे देता, ये तो ओ है ही सही चाहिए, इससे मैंने नाम दिया बी, इससे मैंने नाम दिया सी, सॉरी ए, इसे बी ये नाम दे दिया, और इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया सी, और इसको मैंने नाम दे दिया डी, ये नाम दे दिया। और ये जो स्ट्रिप लिए बच्चों मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे लेता हूँ। अब अगर ये डिस्टेंस x होगी तो नेचुरल सी बात है बच्चों ये d माइनस एक्स होगी। और इस स्ट्रिप की थिकनेस को मैंने कितना सपोज कर लिया, dx। इस स्ट्रिप की थिकनेस को मैंने भैया dx सपोज कर लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्वियसली d माइनस एक्स हो जाएगी। सो बच्चों यहाँ अगर हम देखें तो ट्राइंगल जो है कौन सा बच्चों, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD जो है बच्चों दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB।
भाई ये वाला जो ट्रायंगल है ए सी डी, वो ट्रायंगल सिमिलर होगा ए बी ओ के। अब सी डी की लेंथ कितनी बच्चों, सी डी की लेंथ होगी सी डी ऑब्वियसली, और ये होगी बच्चों बी ओ, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये थी बच्चों सी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में वो थी बी ओ, और छोटे वाले ट्रायंगल में बच्चों दिस वुड बी इक्वल्स टू कितना, दिस वुड बी बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स। मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, एज यूजुअल मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है भैया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर b है, सो अगर उसमें से ये x डिस्टेंस पर आपने ये स्ट्रिप ली है तो ऑब्वियसली b माइनस एक्स होगी, और जो टोटल लेंथ है बच्चों वो है b। भाई आप अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सिमिलर जो साइड्स होती है, आमने सामने की जो साइड्स होती है बच्चों, उनके रेशो सेम होते हैं। सो सी डी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बच्चों ये लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ये आ गया। अभी सी डी की लेंथ कितनी बच्चों, आई वांट टू फाइंड आउट। अभी सी डी की लेंथ मुझे निकालनी है, और बी ओ की लेंथ बच्चों कितनी दे रखी है, बी ओ की लेंथ है एच और अपॉन में बी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। भाई यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी बच्चों वो b थी, उसमें से मैंने x डिस्टेंस पर एक पतली सी स्ट्रिप मानी है dx थिकनेस की। सो सी डी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ इज इक्वल टू बच्चों इस वाले के लेंथ और इस वाले के लेंथ। तो इस तरीके से ये सी डी आ गया। अब ये जो स्ट्रिप है बच्चों इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा बच्चों इसकी लेंथ इनटू इसकी ब्रेड्थ। एज यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। हालांकि किसी किसी को इसमें लग सकता है कि सर ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है सर, देखिए यहाँ पर ऐसी ये टिल्टेड है, ऐसा है सर, ये ट्रैपेजियम है, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज अ ट्रैपेजियम। समबडी में रेज अ क्वेश्चन कि यहाँ पर हल्का सा वो मुड़ा हुआ है, यहाँ पर गौर कीजिए। पर बच्चों हमने जैसा कहा कि हम ये जो थिकनेस लिया करते हैं वो इनफाइनाइटली स्मॉल लिया करते हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये जो बेंडिंग आ रही है, ये जो बेंडिंग आ रही है ये बहुत कम है, ऑलमोस्ट इट इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है बच्चों, तो वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। और CD की लेंथ कितनी बच्चों, CD की लेंथ है h माइनस बी अपॉन इंटू बी माइनस एक्स। ये तो बच्चों CD की लेंथ हो गई इंटू डी एक्स, ये लीजिए साहब। अभी CD की लेंथ कितनी है बच्चों, h बाय बी इंटू बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो किसकी लेंथ हो गई, CD की लेंथ हो गई। अभी सॉरी एरिया आ गया CD का, अभी एरिया आ गया CD का, ये लीजिए साहब। अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों इसका मास लेते हैं, तो इसका मास क्या होगा, मास होगा बच्चों यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया, यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। भाई ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस थी बच्चों। अभी एरिया हमने यूनिट एरिया का मास पहले सिग्मा सपोज कर लेता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, इनटू उसका एरिया करते हैं बच्चों। तो ये लीजिए ये हो गया सिग्मा, और ये h अपॉन बी इंटू बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। भाई ये सिग्मा, और डी ए की वैल्यू कितनी बच्चों, डी ए की वैल्यू h अपॉन बी इंटू बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही कुछ होगा। सो ये इसका मास आ गया बच्चों। अब आप सेंटर ऑफ मास की एक्स पोजीशन निकालें, तो सेंटर ऑफ मास की एक्स पोजीशन कैसे निकलेगी बच्चों, सेंटर ऑफ मास की एक्स पोजीशन निकलेगी इंटीग्रेशन एक्स डी एम ओवर डी एम, यही कुछ होगा। और इसको हम हल करें बच्चों तो ये क्या होगा x, तो चलिए ये रहा। और dm की वैल्यू कितनी बच्चों, dm की वैल्यू है सिग्मा h अपॉन बी इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 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 dm की वैल्यू कितनी बच्चों, सिग्मा h अपॉन बी इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स, ये कुछ आ गया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों, लिमिट जब हम लेंगे तो देखिए जो हमने ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो हमने ली है प्लेट पे बच्चों, ये हमारे पास में ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, हमने एक स्ट्रिप यहाँ ली, फिर यहाँ ली, फिर यहाँ ली, इस तरह से बच्चों हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। सो लिमिट जो चलेगी बच्चों दैट वुड बी डेफिनेटली फ्रॉम 0 टू b। भाई इसके बेस की लेंथ आपने b ली है ना, सो लिमिट बच्चों आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। भाई फर्स्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यू कैन टेक हियर, देन हियर, देन हियर, देन हियर एंड फाइनली हियर। So limit would be from 0 to b. अब जो जो कांस्टेंट्स है बच्चों they can be taken out of the integration sign. So this is sigma h over b, और लिमिट बच्चों 0 to b, और x into b would become bx, फिर x into x will become x square, और into में कितना बच्चों dx, और यहाँ सिग्मा h अपॉन b लिमिट 0 to b, और ये कितना होगा बच्चों b माइनस एक्स dx, ये कुछ होगा। अभी दोनों में से क्या है बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और b
और x का इंटीग्रेशन क्या बच्चों, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। भाई ये तो रहा b, और x का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट ऑब्वियसली 0 टू b, और x स्क्वायर का बच्चों एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू b। फिर बच्चों यहाँ पर b का bx, लिमिट 0 टू b, और x का बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 टू b। ये लीजिए साहब। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो है लिमिट प्लेस करनी, सिंपल सी बात है बच्चों, लिमिट प्लेस कर दीजिए। मैं डायरेक्ट रख दूं, भाई b की जगह b रखोगे, फिर b की जगह 0 रखोगे, देखो 0 तो कुछ इसका बिगाड़ेगा नहीं। सो कुल मिलाकर क्या आएगा बच्चों, b क्यूब बाय 2 आएगा माइनस b क्यूब बाय 3 आएगा अपॉन ये होगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2। इत्मीनान से इसको हल करके देख लीजिए बच्चों। मैं अगर इसको हल करूंगा तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व करने पर बच्चों b बाय 3 आएगा। अब b बाय 3 आएगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा क्या मैंने सही किया है। तो भैया यहाँ b क्यूब बाय 6 होगा, यहाँ b स्क्वायर बाय 2 होगा, बिल्कुल सही किया है साहब। तो ये आपके पास में सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन आई है, एंड यू हैव फाउंड द पोजीशन। सेंटर ऑफ मास की आपने कौन सी पोजीशन निकाली बच्चों, x पोजीशन। अब x पोजीशन निकाल देने के बाद में आप ऐसे ही बच्चों इसकी y पोजीशन निकालेंगे। तो पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, और अभी भी अगर आपने इसको पहले नहीं करा हो, खुद से करने की कोशिश नहीं करी हो, तो अभी भी मेरी सलाह बच्चों की अब पॉज करके करिए। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हम वही बात करेंगे। हम यहाँ पर ये जो हमने रेक्टेंगल लिया था बच्चों, अब रेक्टेंगल हम लोग ऐसा ले लेंगे। नाउ वी विल टेक रेक्टेंगल इन दिस वे। इस तरह का एक रेक्टेंगल लेंगे बच्चों, एक ऐसा रेक्टेंगल ले लेंगे बच्चों जो कि y डिस्टेंस पर हो, जिसकी थिकनेस बच्चों dy हो, और ये बच्चों आपके पास में a है, ये बच्चों आपके पास में b है, और ये बच्चों आपके पास में o है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये a है, ये o है, ये b है, मान लिया। और हमने इसको सपोज कर लिया साहब, इसको मैंने ई मान लिया, इसको मैंने एफ मान लिया। फिर वही घिसी पिटी सी कहानी होगी साहब कि इसका लेंथ और इसकी लेंथ का रेशो इस वाले के रेशो और इस वाले रेशो के बराबर होगा। अब ये डिस्टेंस जो होगी बच्चों निश्चित रूप से ये h माइनस वाई होगी, टोटल डिस्टेंस h है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h माइनस वाई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h। फिर वही घिसी पिटी सी कहानी भैया कि चूंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए रेशो जो होंगे आमने सामने की साइड्स के वो सेम होंगे। अब ये BE है बच्चों और ये BO है, कुछ ऐसा ही रहेगा। और EF की लेंथ आई वांट टू फाइंड आउट, EF की लेंथ आप निकाल कर देखिए बच्चों। EF की लेंथ आपके पास में आ रही है कितनी, B अपॉन H इंटू H माइनस वाई, ये आएगी। आप भाई BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू जो है बच्चों आप अगर डायग्राम में देखें तो वो H माइनस वाई है, और BO की वैल्यू बच्चों H है। इस तरीके से आपके पास में किसकी लेंथ आ जाएगी, दिस वुड बी द लेंथ ऑफ EF। EF की लेंथ आ गई। अब EF की लेंथ तो मैं निकाल चुका हूं साहब, अब मैं उसका एरिया निकालूंगा। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा उसकी लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कितनी बच्चों उसकी dy, ये आप निकाल देंगे। और फिर dm निकालेंगे बच्चों, तो वो होगा सिग्मा डी एरिया, भाई यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। और फिर सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन निकालें बच्चों, सॉरी x पोजीशन तो निकाल चुके हैं, y पोजीशन निकालें। सो y पोजीशन निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm करेंगे। वही जो हम करते आ रहे हैं बच्चों, वही सब कुछ हमको करना है। और यहाँ हम लोग जब लिमिट रखेंगे बच्चों, तो पहले तो मैं चलिए यहाँ पर y रखा हमने, भाई ये y, और dm की वैल्यू कितनी, dm की वैल्यू जो है बच्चों वो है सिग्मा da, और सिग्मा और da की वैल्यू बच्चों है यहाँ पर b अपॉन h इंटू h माइनस वाई dy। ये आपके पास में y था और ये बच्चों आपके पास में dm था, और वही काम मुझे डिनोमिनेटर में भी करना है, सिग्मा b अपॉन h इंटू h माइनस वाई dy। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों, लिमिट इस केस में कहाँ से कहाँ तक जाएगी, भाई पहली स्ट्रिप में यहाँ लूंगा, आखिरी स्ट्रिप में यहाँ लूंगा। सो लिमिट वुड बी फ्रॉम 0 टू h होगी। और सॉल्व करके देखिए बच्चों, वही सारी कहानी करिए जैसी थोड़ी देर पहले हमने करी, आप निश्चित रूप से आंसर h/3 पाएंगे, क्योंकि पिछली बार b/3 पाया था। सो उसी तरीके से बच्चों h/3 आएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। तो बच्चों ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई। भाई हमने ये जो भी कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ऑब्वियसली हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं बच्चों, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो कहीं यहाँ आएगा, जिसकी x डिस्टेंस आएगी b/3 और जिसकी y डिस्टेंस आएगी बच्चों h/3।
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने काम करा बच्चों। और देखिए एक सिंपल समरी हमारे पास में है, फिर बोले राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या किसी और तरह का कोई ट्रायंगल हो। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगुलर प्लेट बशर्ते वो यूनिफॉर्म मटेरियल की, हर जगह उसकी थिकनेस डेंसिटी एक जैसी हो, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों वो सेंट्रॉइड पर होता है। और सेंट्रॉइड में आपको बता चुका हूं दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। अब मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है बच्चों वो सेंट्रॉइड होता है। मीडियन जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, जैसे ये देखिए साहब ये एक ट्रायंगल है, सो मीडियन क्या होगी बच्चों, दिस लाइन वुड बी मीडियन, दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू वन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। likewise wherever these three are intersecting each other would be the center of mass। आप देखिए, आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो यहीं आएगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास तो निकाला ही आपने, अगर आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल के देखेंगे, अगर मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके आपको पता हो तब आप देखेंगे वो यहीं आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल में निकाला था, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो डिस्टेंस आई थी बच्चों वो कितनी आई थी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई थी आपको वो याद हो बच्चों, वो आई थी a/2√3। और ऐसे ही अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वो डिस्टेंस जो आएगी बच्चों वो a/√3 आएगी। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था ना हमने, तो ये वाली जो डिस्टेंस ली थी हमने, दिस डिस्टेंस वो कितनी आई थी अभी थोड़ी देर पहले आपने डिराइव करा बच्चों, दैट वाज a/2√3। अगर यहाँ से निकालेंगे तो वो a/√3 आएगी। क्यों आएगी भाई, सिंपल सी बात है ना, आपको मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ से होती है h/3 और यहाँ से होती है 2h/3, तो 2h/3 और h की वैल्यू कितनी बच्चों, h की वैल्यू थी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव की थी √3a/2/3, तो ये हो जाएगा बच्चों। इस तरह से कर लीजिए। या फिर आपको एक और बात भी पता है कि भैया ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √3a/2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो a/2√3 है। सो इतनी डिस्टेंस कैसे होगी बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दो, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस क्वांटिटी फ्रॉम दिस, ऑब्वियसली आपको जो मिलेगा बच्चों वो कितना मिल जाएगा, a/√3। तो ये जो आपने ये जो पोजीशन निकाली बच्चों, फिर भले वो एक इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन हम लोगों ने निकाली है बच्चों वो कुल मिलाकर और कुछ नहीं है, वो उसका सेंट्रॉइड है। कोई भी ट्रायंगल हो, थिकनेस एक जैसी होना, मटेरियल की डेंसिटी हर जगह एक जैसी होना बच्चों, उस केस में जो सेंटर जो ट्रायंगुलर प्लेट होगा उसका सेंटर ऑफ मास अवश्यम भावी रूप से कहाँ लाई करेगा, उसके सेंट्रॉइड पर।